हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आइए फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस कर लेते हैं 19th मॉक टेस्ट को। कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा और आंसर मार्क करिए। लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी तक हमने 18 मॉक टेस्ट को डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं उन सब वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उन वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करें। जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस एग्ज़ाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड रहें और उस प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के लिए हमको मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार का जो सीजीएल पैटर्न चेंज हुआ है उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर 50 मॉक टेस्ट प्लान किए हैं। उनको आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के अलावा यहाँ पर एनालिसिस करना PYQs का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जीएस अस्त्र देखने को मिलेगा, स्पेसिफिकली सीजीएल के लिए। उसको भी एक बार आप जरूर देखें, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन में। आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट और देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1908 में डैश और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के आलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की बग्गी समझकर उस पर बम फेंका था। ए जतेंद्र नाथ बोस, बी राजगुरु, सी खुदीराम बोस, डी भगत सिंह। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, जो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए युवा क्रांतिकारी थे, उन्होंने मुजफ्फरपुर में डिस्ट्रिक्ट जज डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से उनकी बग्गी पर बम फेंका। लेकिन गलती से बग्गी में मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी सवार थी, जिनकी इस विस्फोट में मृत्यु हो जाती है। घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्म बलिदान कर देते हैं, जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर 11 अगस्त 1908 में फांसी दी जाती है। उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष के आसपास थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी, खुदीराम बोस। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में तीव्र वृद्धि करना था? 6th फाइव ईयर प्लान, 8th फाइव ईयर प्लान, 5th फाइव ईयर प्लान, 7th फाइव ईयर प्लान। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच आई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था फूड ग्रेन प्रोडक्शन में तीव्र वृद्धि करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना और प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट करना। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर डी, 7th फाइव ईयर प्लान। 2nd फाइव ईयर प्लान महानल लोबिस मॉडल पर था और हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस करता था। 5th फाइव ईयर प्लान गरीबी हटाओ और सेल्फ रिलायंस पर फोकस करता था। नेक्स्ट, पर्यूषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सिख, मुस्लिम, जैन, हिंदू। पर्यूषण जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है। राइट आंसर सी, जैन। इसे श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही परंपराओं के अनुयायी बनाते हैं। इस पर्व के दौरान उपवास, प्रार्थना, ध्यान, आत्मचिंतन और क्षमा याचना पर विशेष बल दिया जाता है। इसका समापन क्षमावाणी दिवस के साथ होता है। इस दिन लोग एक दूसरे से मिच्छामी दुक्कम कहकर क्षमा मांगते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धन का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? ए विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डी स्थायी भुगतानों का मानक, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, सी मूल्य का माप, मेजर ऑफ वैल्यू, डी भंडारण में समस्या, प्रॉब्लम इन स्टोरेज। यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सा मनी का फंक्शन नहीं है। तो मनी का फंक्शन होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मूल्य का माप, मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्थायी भुगतानों का मानक, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स और मूल्य का संचय यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू। ये भी मनी का फंक्शन है, यानी कि यहाँ पर प्रॉब्लम एंड स्टोरेज मनी का फंक्शन नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी, भंडार में समस्या, प्रॉब्लम एंड स्टोरेज यहाँ पर राइट आंसर है। प्रॉब्लम एंड स्टोरेज जो समस्या थी वो हमको बार्टर सिस्टम में देखने को मिलती थी। इस पॉइंट को नोट करिएगा। नेक्स्ट, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक्सप्रेशन सही है? ए ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू नेट बोरोइंग एट होम माइनस बोरोइंग फ्रॉम RBI प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। बी ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू नेट बोरोइंग एट होम प्लस बोरोइंग फ्रॉम RBI प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। सी ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू नेट बोरोइंग एट होम minus borrowing from RBI minus borrowing from abroad. D gross fiscal deficit equal to net borrowing at home plus borrowing from RBI minus borrowing from abroad.
ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट सरकार की कुल उधारी की आवश्यकता को दर्शाता है। इसे पूरा किया जाता है घरेलू सोर्सेज से उधार लेकर, आरबीआई से उधार लेकर, साथ में विदेशी उधार लेकर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू नेट बोरोइंग एट होम प्लस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट, किस देश ने अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिया है? ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, चिली। पेरू ने अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली डंक रहित मधुमक्खियां स्ट्रिंगलेस बीज को कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट्स दी हैं। ये दुनिया के पहले ऐसे इंसेक्ट बने हैं जिन्हें इंसान के समान कानूनी सुरक्षा मिली है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, पेरू। नेक्स्ट, बोर गीत निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया, कुचिपुड़ी। बोर गीत असम के महान संत श्रीमंत शंकरदेव और उनके शिष्य माधव देव द्वारा रचित डिवोशनल सॉन्ग का संग्रह है। ये गीत मुख्यतः भगवान कृष्ण की भक्ति पर आधारित है और ये सत्रिया डांस और म्यूजिक का अभिन्न अंग है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, सत्रिया। सत्रिया डांस को वर्ष 2000 में भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली में शामिल किया गया था। ये डांस असम के सतराज यानी कि वैष्णव मोनेस्ट्रीज में विकसित हुआ था। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये मॉक टेस्ट यूज़फुल लग रहे हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स एग्ज़ाम से पहले आपको हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में ही आपको पता चलता है कि आपके वीक एरियाज़ क्या हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है, कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाने की आदत जरूर डालें। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी हमने 50 नए मॉक टेस्ट तैयार करे हैं जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर हैं, सेक्शनल टाइमिंग के साथ। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस चारों ही सब्जेक्ट के लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इस मॉक टेस्ट को भी आप देख सकते हैं जहाँ पर आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको रियल एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इन मॉक टेस्ट को क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। निम्नलिखित में से कॉलम ए और कॉलम बी का सही मिलान चुनिए। कॉलम ए एल्जाइमर्स डिसीज, डिप्थेरिया, गोनोरिया, मम्स। कॉलम बी सलाइवरी ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ब्रेन, नोज एंड थ्रोट। यहाँ पर हमको डिसीज और वो किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है इसे मैच करना है। एल्जाइमर डिसीज ब्रेन को अफेक्ट करती है, डिप्थेरिया नोज और थ्रोट को अफेक्ट करता है, गोनोरिया रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, मम्स सलाइवरी ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी, 4 का ए। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकास वित्तीय संस्थानों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार सही काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम ICICI, 2 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, 3 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI। तो यहाँ पर हमको इन संस्थानों को उनके स्थापना दिवस के अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। IFCI की स्थापना 1948 में की गई थी और ये भारत का पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। ICICI की स्थापना 1955 में की गई, IDBI की स्थापना 1964 में की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 3, 1 और 2 और ये हमको ऑप्शन ए में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ये जितने भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन, जनसंख्या विस्फोट तब होता है जब मृत्यु दर में तेजी से कमी आती है लेकिन जन्म दर उच्च बनी रहती है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स अकर व्हेन डेथ रेट डिक्लाइंस रैपिडली बट बर्थ रेट रिमेन्स हाई। कारण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने पर समाज का प्रजनन व्यवहार तुरंत बदल जाता है। सोसाइटल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर चेंजेस इंस्टेंटली विद द इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर। आइए दोनों स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। असर्शन यहाँ पर सही है क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तब होता है जब चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होता है, पोषण और स्वच्छता में सुधार होता है। यहाँ पर जो डेथ रेट है, मृत्यु दर है, उसमें तेजी से गिरावट आती है, जबकि जो बर्थ रेट है, जन्म दर है, वो कुछ समय तक ऊंचा बना रहता है। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या तेजी से बढ़ती, यानी कि कथन ए सही है। अब आते हैं रीजन पर।
रीज़न यहाँ पर गलत दिया है, क्योंकि सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के बाद प्रजनन व्यवहार तुरंत नहीं बदलता। यहाँ पर शिक्षा, महिलाओं की स्थिति, शहरीकरण, परिवार नियोजन और सामाजिक आर्थिक विकास जैसे फैक्टर्स होते हैं जिन पर निर्भर करता है सोसाइटल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। तो यहाँ पर रीजन गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 40, 46, 38, 42। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 38 है, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर होगा सी, 38। टॉप 3 देश रहे स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निकाला जाता है। ये सूचकांक किसी देश की इनोवेशन क्षमता, पेटेंट फाइलिंग व शोध विकास की गंभीरता को दर्शाता है। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के भारत के निम्नलिखित सामाजिक सुधारकों में से स्त्री पुरुष तुलना के लेखक कौन थे? ए स्वर्ण कुमार देवी, बी उषा मेहता, सी पंडित रमाबाई, डी ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे 19वीं सदी की प्रसिद्ध समाज सुधारक और लेखिका थी। उन्होंने 1882 में मराठी भाषा में स्त्री पुरुष तुलना की रचना की थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ताराबाई शिंदे। ये इंडियन फेमिनिस्ट साहित्य की पहली महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक मानी जाती है। इस पुस्तक में उन्होंने समाज में महिलाओं और पुरुष के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में, पेट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में, जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में तीखी आलोचना की थी। ताराबाई शिंदे सत्यशोधक समाज और ज्योतिराव फूले के सुधारवादी विचारों से प्रभावित थी। नेक्स्ट, भरतनाट्यम एवं कथकली की प्रसिद्ध नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई ने निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की थी? ए श्री त्यागराज कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड डांस, बी दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, सी नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय, डी नृत्यांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। मृणालिनी साराभाई भारत की प्रसिद्ध भरतनाट्यम और कथकली डांसर थी। उन्होंने 1949 में अपने पति डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ अहमदाबाद में दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। नेक्स्ट, भारत में शोला इकोसिस्टम की क्या विशेषता है? 1, यह शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्रों में पाया जाता है। इट अकर्स इन एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट जोन्स। 2, घाटियों की अवसाद युक्त एवं मुड़ी हुई भूमि में वृक्ष उगते हैं जो चारों ओर विकसित घास के मैदान से घिरे हुए होते हैं। ग्रोथ ऑफ ट्रीज इन द डिप्रेशन एंड फोल्ड्स ऑफ वैलीज सराउंडेड बाय एक्सटेंसिव ग्रासलैंड्स। 3, घने वन क्षेत्रों में शंकुधारी वृक्षों का प्रभुत्व होता है। डोमिनेंस ऑफ कॉनिफर्स इन एरियाज ऑफ डेंस वेजिटेशन। शोला इकोसिस्टम दक्षिण भारत में वेस्टर्न घाट्स में हमको देखने को मिलता है। लगभग 1500 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता होती है घाटियों और अवसादों में सदाबहार वन, जिनको एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर शोला फॉरेस्ट कहा जाता है, जबकि इनके चारों ओर माउंटेन ग्रासलैंड फैले हुए रहते हैं। ये क्षेत्र ठंडे होते हैं और ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ पर देखने को मिलता है। शोला इकोसिस्टम में एरिड क्लाइमेट और कॉनिफर डोमिनेंस देखने को नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसी। कला क्षेत्र स्टाइल भरतनाट्यम की प्रसिद्ध शैली है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, भरतनाट्यम। इसकी स्थापना रुक्मणी देवी अरुंडले ने 1936 में कला क्षेत्र फाउंडेशन चेन्नई के माध्यम से की थी। इस शैली की विशेषता है शुद्ध तकनीक, सौम्यता, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति तथा पारंपरिक प्रस्तुति। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए ऐसे वायरस को क्या कहा जाता है जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है? रेटोवायरस, एडिनोवायरस, कोरोना वायरस, बैक्टीरियोफेज। वैज्ञानिकों ने बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पहचाना है जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है। राइट आंसर डी, बैक्टीरियोफेज। ये विशेष रूप से बैक्टीरिया को टारगेट करता है, मानव कोशिकाओं को नहीं। ये बैक्टीरिया के अंदर जाकर मल्टीप्लाई करता है और फिर उसको नष्ट कर देता है। ये विशेष रूप से प्रोटियस मिराबिलिस बैक्टीरिया को नष्ट करता है जो सीवियर
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है। इसे एंटीबायोटिक प्रतिरोधी संक्रमणों के इलाज में एक प्रभावी विकल्प माना जा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सजदा और पेबोस की प्रथा प्रारंभ की? मोहम्मद बिन तुगलक, नसीरुद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की प्रतिष्ठा और राजकीय गरिमा को बढ़ाने के लिए सजदा और पेबोस की प्रथा शुरू की थी। राइट आंसर सी, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से लेकर 1287 एडी तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। उन्होंने पर्शियन कोर्ट कल्चर को अपनाया और थ्योरी ऑफ किंगशिप के अनुसार जिले इलाई के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। बलबन ने दिल्ली सल्तनत पर ब्लड एंड आयरन की नीति के तहत राज किया था। यहाँ से भी हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है, इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तित्वों के साथ संबंधित वाद्य यंत्रों का सही क्रम चुनिए। उस्ताद अल्लाह रखा, तोताराम शर्मा, टी.एच. विनायकम। ए, पखवाज, तबला, घटम। बी, तबला, घटम, पखवाज। सी, घटम, पखवाज, तबला। डी, तबला, पखवाज, घटम। उस्ताद अल्लाह रखा विश्व प्रसिद्ध तबला वादक थे। तोताराम शर्मा प्रसिद्ध पखवाज वादक थे। टी.एच. विनायकम प्रसिद्ध घटम वादक हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा तबला, पखवाज, घटम, यानी कि राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कौन बने हैं? जेफ बेजोस, बर्नार्ड आर्नोल्ड, लैरी पेज, एलन मस्क। एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बने हैं। 12 जून 2026 को स्पेस एक्स के आईपीओ के बाद कंपनी का जो मूल्यांकन है, वैल्यूएशन है, वो लगभग $2 ट्रिलियन से अधिक पहुंच गया, जिससे उनकी कुल संपत्ति लगभग 1 ट्रिलियन के पार चली गई। एलन मस्क टेस्ला, स्पेस एक्स, न्यूरालिंक, XAI और द बोरिंग कंपनी के संस्थापक या सह संस्थापक हैं। एलन मस्क यूएस सिटीजन है, मगर उनका जन्म प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, जीडीपी डिफ्लेटर का सही सूत्र यानी कि फॉर्मूला क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर एक प्राइस इंडेक्स है जो अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के प्राइस लेवल में हुए परिवर्तन को नापता है, जो कि हमको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के अनुपात से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि ऑप्शन ए। अगर जीडीपी डिफ्लेटर 100 से ज़्यादा आता है तो महंगाई बढ़ी है, क्योंकि बेस ईयर के मुकाबले कीमतें बढ़ी हैं, ऐसा माना जाता है। ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई जो इन्फ्लेशन इंडेक्स आते हैं उससे अलग होता है, क्योंकि ये ओवरऑल जीडीपी को कवर करता है। नेक्स्ट, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किन देशों में स्थित है? ए, तंजानिया, युगांडा, केनिया। बी, यूएसए, कनाडा। सी, तंजानिया, नाइजीरिया, इजिप्ट। डी, जाम्बिया, केनिया, इथोपिया। लेक विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है तथा विश्व की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल झील है। ये ईस्ट अफ्रीका में स्थित है और इसकी सीमाएं तंजानिया, युगांडा और केनिया से मिलती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, तंजानिया, युगांडा, केनिया। व्हाइट नाइल जो नदी है उसका प्रमुख स्रोत इसी झील को माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एलिफेंटा गुफाओं को प्राचीन भारत के अन्य शैल कट स्थलों से अलग करती है? ए, ये मुख्यतः बौद्ध गुफाएं हैं जिनमें बड़े स्तूप हैं। दे आर प्राइमरीली बुद्धिस्ट केव विथ लार्ज स्तूप। बी, ये गुफाएं मुख्यतः शैव विषयों पर आधारित हैं तथा प्रकाश और छाया के माध्यम से गहरी मूर्ति कला अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती हैं। द केव फोकस ऑन शेवाइट थीम्स एंड फीचर स्कल्पचर डेप्थ थ्रू लाइट एंड शेडो। सी, इनमें स्तंभ युक्त मंडपों में जैन और वैष्णव दोनों परंपराओं के चित्रण है। दे कंटेन अ मिक्स ऑफ जैन एंड वैष्णवाइट डिपिक्शंस इन पिलर हॉल्स। डी, ये मौर्यकाल की पूर्णतः एकश्म संरचनाएं हैं। द केव्स आर एंटायरली मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द मौर्यन पीरियड। एलिफेंटा केव मुंबई के पास धारापुरी द्वीप पर स्थित है। ये मेनली भगवान शिव को समर्पित हैं। इन गुफाओं में महेश मूर्ति, त्रिमूर्ति शिव, अर्धनारेश्वर, नटराज, गंगावर्तन जैसी भव्य शिल्प कृतियां हैं।
इन मूर्तियों की सबसे यूनिक बात यह है कि इन मूर्तियों को इस प्रकार तराशा गया है कि प्राकृतिक प्रकाश और छाया उनके 3 डायमेंशनल स्वरूप को और अधिक प्रभावशाली बनाती है। ये कला और शैली इन्हें अन्य शैलकट स्थलों से अलग पहचान देती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। द केव्स फोकस ऑन शेवाइट थीम्स एंड फीचर स्कल्पचरल डेप्थ थ्रू लाइट एंड शेडो। 1987 में एलिफेंटा केव्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल भी किया गया था। यहाँ से भी हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, गिरनार के शिलालेख में सुदर्शन झील का विवरण किस शासक की उपलब्धियों को अभिलेखित करने के लिए किया गया है? डिटेल्स अबाउट सुदर्शन लेक आर गिवन इन द रॉक इंस्क्रिप्शन एट गिरनार which was composed to record the achievement of which Shak ruler? रुद्रदमन प्रथम, माउस, रुद्र सिंह तृतीय, चस्टन। गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन, जिनको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है, इनका संबंध वेस्टर्न क्षत्रप शासक रुद्रदमन प्रथम से है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, रुद्रदमन प्रथम। इसका समय लगभग 150 एडी माना जाता है। ये अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। सबसे प्रारंभिक एवं महत्वपूर्ण शिलालेखों में से ये एक है। इसमें सुदर्शन लेक के बांध की मरम्मत का वर्णन किया गया है। ये झील चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनके प्रांतीय अधिकारी पुष्यगुप्त द्वारा बनाई गई थी। बाद में अशोक के समय इसे सुधारा गया था। रुद्रदमन प्रथम ने भारी वर्षा के कारण जो डैमेज हुआ था उसकी मरम्मत करवाई थी। ये उल्लेख इस शिलालेख में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उसकी छत के आकार के साथ सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड विद द शेप ऑफ इट्स रूफ? ए, लैटिना आयतकार बैलगाड़ी जैसी छत, लैटिना रेक्टेंगुलर वैगन शेप्ड। बी, फामसना सीधी ढलान वाली परतदार छत जो ऊपर एक बिंदु पर मिलती है, फामसना स्लेब्स राइजिंग टू अ पॉइंट स्ट्रेट इंक्लाइन। सी, वल्लभी ऊंची भीतर की ओर मुड़ी हुई शिखर आकार छत, वल्लभी टॉल कर्विंग इनवर्ड शार्पली। डी, लैटिना नीची एवं चौड़ी सीढ़ी नुमा छत, लैटिना लो एंड ब्रॉड विथ स्टेप्ड रूफिंग। इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में हमको डिफरेंट टाइप्स के शिखर देखने को मिलते हैं। लैटिना बेसिकली ऊंचा वर्गाकार शिखर होता है जो कि हमको अधिकतर नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है, विशेषकर नगर शैली में। फार्मसना बेसिकली कई समतल पट्टियों से बनी सीधी ढलान वाली छत होती है जो ऊपर एक बिंदु की ओर उठती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है बी वो एकदम सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। और वल्लभी आयताकार बैलगाड़ी जैसी छत होती है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, असम के प्रसिद्ध मुगा सिल्क को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए मिशन का नाम क्या है? मिशन रेशम, मिशन पूर्वोदय, मिशन स्नेह जोरी, मिशन वस्त्र। मिशन स्नेह जोरी को 2 जून 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है असम के विश्व प्रसिद्ध मुगा सिल्क को वैश्विक स्तर पर एक लग्जरी टेक्सटाइल ब्रांड के रूप में स्थापित करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, मिशन स्नेह जोरी। मुगा सिल्क दुनिया का इकलौता नेचुरली गोल्डन सिल्क है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और ये इंडिया का पहला जीआई टैग पाने वाला सिल्क भी है। तो यह था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमने मॉक टेस्ट 19 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगे होंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सबको टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।